नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद दीपक में। दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2019 सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने एक पार्ट कंप्लीट किया था और दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। हमने पहले केवल 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि राजन सीरीज का है। इसमें अगला प्रश्न है, अवसादी चट्टानों के दो उदाहरण बताइए। अवसादी चट्टानों के दो उदाहरण बलुआ पत्थर एवं खड़िया। खड़िया आप लोगों ने नाम सुना होगा। हम लोग जो चाक यूज करते हैं वो उसी से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर आप लोग अभी तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज़रूर पढ़ लें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसकी आंतरिक संरचना के 3 परत होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट जो होता है वो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होता है, जिसे भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग फसलों का उत्पादन करते हैं। दूसरा मेंटल होता है, तीसरा कोर होता है। कोर जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है। अगला प्रश्न है, रूप परिवर्तनकारी कारक किन्हें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रूप परिवर्तनकारी कारक किन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों, भूपटल के भूदृश्य बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। भूदृश्यों के विकास एवं विनाश में समेकित रूप से जिन कारकों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से योगदान होता है उन्हें धरातल पर रूप परिवर्तनकारी कारक कहते हैं। उनको दो भागों में विभक्त किया जाता है, अंतर्जात एवं बहिर्जात। ये फोर्स वर्क करते हैं इसमें, जो कभी कभार भूकंप आ जाता है या अंदर से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो ज्वालामुखी का उद्गार होता है या और भी बहुत सारी चीज़ें पृथ्वी के अंदर होती रहती हैं, ऊपर भी होती रहती हैं, तो वही परिवर्तनकारी कारक होते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24, मैग्मा क्या होता है। मैग्मा धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे मैग्मा कहा जाता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। वही जो अंदर यही सब तरल पदार्थ होते हैं, वही सब जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लावा किसे कहते हैं। लावा दोस्तों, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है जो चीज़ें बाहर निकलती हैं उसी को लावा कहते हैं। धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकलकर फैल जाता है तो इसे लावा कहते हैं। जब ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है तभी लावा बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैसें, लावा तथा चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसमें बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, जैसे कीचड़ हो गया, धुआं हो गया, वाष्प हो गया, बहुत सारी गैसें उसमें बाहर निकलती हैं, लावा हो गया, ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। क्रेटर किसे कहते हैं। ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है जो ऊपर का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी। इसमें से क्वेश्चन पूछता है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है और सबसे सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे आप लोग। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये माउंट स्ट्राम्बोली को ज्वालामुखी का भूमध्य सागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुदाब का मापन किस में किया जाता है। वायुदाब का मापन मिलीबार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियां पाई जाती हैं। तो पृथ्वी पर वायुदाब की निम्नलिखित पेटियां पाई जाती हैं, लगभग 4 पेटियां पाई जाती हैं। विषुवत अथवा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, जो निम्न वायुदाब में होती हैं, उपोष्ण उच्च दाब पेटी और अध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी।
अगला प्रश्न है वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी द्वारा मापी जाती है, जिसको हाइग्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है वायुदाब या वायुभार किसे कहते हैं? धरातल पर वायुमंडल की सभी परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब या वायुभार कहा जाता है। अगला प्रश्न है पवन किसे कहते हैं? तो दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो ये हवाएं होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती हैं, उसे ही क्या कहते हैं? वायु कहते हैं, पवन कहते हैं। अगला प्रश्न है कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? कोरियोलिस पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में विक्षेप मुड़ना हो जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल अथवा कोरियोलिस बल कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी, ये आप सभी लोग जानते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, और इसके कारण जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इससे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पे घूमने की वजह से ही होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। दिन और रात का होना पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की वजह से ही होता है। और जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो हवाओं का रुख तो बदलता रहता है। जब कहीं हवाएं सीधी पड़ रही हैं तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो उसी हिसाब से चेंज होता रहता है। अगला प्रश्न है पवनों के प्रकार बताइए। पवनों के प्रकार अस्थायी अथवा प्रचलित भूमंडलीय पवने, सामयिक या मौसमी अथवा अस्थायी पवने, और अस्थायी पवने, 3 टाइप्स। अगला प्रश्न है प्रचंड पचासा अथवा चीखता साठा किसे कहते हैं? पछुआ पवन के तीव्र गति से चलने और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखता साठा कहा जाता है। अगला प्रश्न है ट्रेड विंड्स किसे कहते हैं? व्यापारी सन्मार्गी पवन को अंग्रेजी में ट्रेड विंड्स कहते हैं। व्यापारिक सन्मार्गी, जो व्यापार की दृष्टि से अच्छी होती हैं पवनें। अगला प्रश्न है मानसूनी पवनें क्या हैं? वह पवनें जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है, मानसूनी पवनें कहा जाता है। अगला प्रश्न है कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत 1960 से हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? ये दोनों क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो कितना है? 35%। कितना है? 35%। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा हो जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अगर आप लोगों को टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी करनी है तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।